Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this EduTap platform. आई होप आप सभी लोगों की जो प्रेपरेशन है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी फॉर दिस RBWM कंपोनेंट। अब देखिए गाइज, हम लोगों को ये देखने के लिए मिला है कि पिछले कुछ साइकिल्स के अंदर ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से बार बार एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम किए जा रहे हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं 50 रिपीटेड एमसीक्यूज के बारे में, और उसका भी पर्टिकुलरली आज हम लोग जो है पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हम लोग जो है यहाँ पे 50 रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, बट आज के इस सेशन में जहाँ पे पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी विल बी डिस्कसिंग 25 questions which are seeing repetitively in the last cycle examinations, guys. So let's get started. But before moving ahead, I just want to let you know guys कि भाई अगर आप लोग जो है RBWM कंपोनेंट को प्रिपेयर करने में किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं तो EduTap के द्वारा अलग अलग तरह के जो कोर्सेज हैं वो लॉन्च किए गए हैं फॉर यू गाइस, जैसे बैंकर कैप्सूल कोर्स, टेस्ट सीरीज और सुपर क्रैश कोर्स। अब इन कोर्सेज के बारे में हम लोग जो डिटेल में बात करेंगे इन द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। सबसे पहले हम लोग जो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 इटसेल्फ। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। स्टेजेस कौन कौन सी हैं? ग्रोथ स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव स्टेजेस इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर मल्टीपल स्टेजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, उन्हीं स्टेजेस का करेक्ट सीक्वेंस आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है अभी। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? योर ऑप्शंस आर 1 2 3 4, 3 1 2 4, 1 3 4 2, 3 2 1 4. What should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 3 1 2 4। मतलब सबसे पहली जो हमारी स्टेज रहती है दैट इज इंट्रोडक्शन स्टेज, आफ्टर दैट ग्रोथ स्टेज, देन मेच्योरिटी स्टेज एंड फाइनली इज द डिक्लाइन स्टेज भी। अब देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर ये जो 4 स्टेजेस हम लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी और डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज न्यू इन द मार्केट, जिस वजह से जो हमारे सेल्स वॉल्यूम है दोज विल बी लो, और हमारा जो रेवेन्यू रहेगा प्रोडक्ट के थ्रू जो जनरेट होगा दैट विल बी लेस देन द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट गाइज। तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट इज ग्रोथ स्टेज। अब देखिए ग्रोथ स्टेज के अंदर हमारे जो कस्टमर्स हैं दोज आर गेटिंग अवेयर रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट, जिस वजह से जो सेल्स वॉल्यूम है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा जो सेल्स का रेवेन्यू है दैट विल बी इक्वल टू द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट। मतलब ग्रोथ स्टेज के अंदर वी विल बी अचीविंग द ब्रेक इवन पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देखिए मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि टॉपिक्स वही रहते हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है गाइस, ठीक है। सो दिस इज ग्रोथ स्टेज भाई। नेक्स्ट इज मेच्योरिटी स्टेज। अब मेच्योरिटी स्टेज वो स्टेज है जिस स्टेज के अंदर हमारा जो कस्टमर बेस है दैट विल बी वाइडर इन नेचर, हमारे जो सेल्स के वॉल्यूम है वो पीक के ऊपर रहेंगे, हमारा जो सेल्स रेवेन्यू है दैट विल बी मोर देन द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट विच विल अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स द प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट भी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम टाइम के लिए इस मेच्योरिटी स्टेज का पार्ट बन के रहेगा इस। नेक्स्ट स्टेज इज डिक्लाइन स्टेज भी। अब डिक्लाइन स्टेज के अंदर हमारा जो कस्टमर है उसको बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो हमारा ही प्रोडक्ट यूज़ करे। अगर हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है देन इट इज़ फाइन, अदरवाइज ही विल स्विच टू अनदर प्रोडक्ट भी। इसके अलावा अगर हम लोग सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो दोज विल बी इन अ सैचुरेशन मोड, हमारा जो सेल्स रेवेन्यू है दैट विल बी स्टेगनेटेड इन दिस डिक्लाइन फेज भी। सो दीज आर दी 4 स्टेजेस, ध्यान रखना है आप लोगों को इनके बारे में। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्वाइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को पिछले 6 साइकिल्स में से लगभग 5 साइकिल के अंदर जो रिपीट होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, ठीक है। सो योर ऑप्शंस आर जॉन मैकार्थी, डेविड ब्रेडले, चार्ल्स बेबेज या फिर एलन ट्यूरिंग। सो बिल्कुल एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जॉन मैकार्थी। तो जॉन मैकार्थी के द्वारा जो ये टर्म थी इसको क्वाइन किया गया था, और ये टर्म जो थी ये पॉपुलर हुई जब एलन ट्यूरिंग नाम के जो पर्सन थे, इन एलन ट्यूरिंग नाम के पर्सन ने एक पेपर पब्लिश किया ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ एआई गाइस। वहां से ये टर्म और ज़्यादा जो हो पॉपुलर होना स्टार्ट हो गई भी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन at source in case of term deposit if the depositor has submitted the PAN card। अब यहाँ पे TDS के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, योर ऑप्शंस आर 5%, 20%,
10% या फिर 15% भी। तो देखिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है जब भी आप लोगों को इंटरेस्ट रिसीव होता है इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या है, फिक्स डिपॉजिट या फिर रेकरिंग डिपॉजिट के केस में जो भी इंटरेस्ट आप लोगों को मिलता है उस इंटरेस्ट के ऊपर जो टीडीएस काट लिया जाता है। तो अगर डिपॉजिटर ने पैन कार्ड सबमिट कर दिया है तो कितना जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया जाएगा, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है अभी। सो द राइट आंसर है विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10%। और अगर उसने पैन कार्ड सबमिट नहीं किया हुआ है उस केस में फिर 20% टीडीएस विल बी डिडक्टेड गाइज। तो इस तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइज, ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब जरूरी नहीं है कि इसी तरह से सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किया गया हो, आप लोगों से यहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है। सो आप लोगों को अगर कंसेप्ट में क्लैरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अभी, ठीक है। सो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पीओएस कैश विड्रॉल लिमिट ऑन डेबिट कार्ड इन टीयर 1 एंड टीयर 2 सेंटर्स। तो पीओएस क्या है, पीओएस इज पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल। पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल के थ्रू आप लोग कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब उस कैश विड्रॉ करने की जो लिमिट है वो कितनी रखी गई है इन टीयर 1 एंड टीयर 2 सेंटर्स। सो योर ऑप्शंस आर 2000 रुपीज, 1000 रुपीज, 5000 रुपीज या फिर 10,000 रुपीज गाइज। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1000 रुपीज। तो टीयर 1 और टीयर 2 सेंटर्स के अंदर द कैश विड्रॉल लिमिट फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल इज 1000 रुपीज एंड टीयर 3 एंड टीयर 4 सेंटर्स यहाँ पे जो लिमिट रखी गई है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 2000 रुपए जो है वो कर दिया गया है गाइज। सो दीज थिंग्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड। After that, next question is why does a bank calculate fixed obligation to income ratio? FOIR यहाँ से कई बार एग्जाम के अंदर इसकी फुल फॉर्म भी सिंपली पूछ ली गई है कि व्हाट डज FOIR स्टैंड्स फॉर। तो ये फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है अभी, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। अब ये क्यों कैलकुलेट की जाती है बैंक के द्वारा? योर ऑप्शंस आर टू एनकरेज एक्सेसिव बोरोइंग्स, टू इंश्योर अ मिनिमम नेट टेक होम पे इज मेंटेन्ड आफ्टर द लोन रीपेमेंट, to increase interest rate on loans, to assess the borrower's credit history. What should be the right answer? The right answer here will be option number B. So फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो जो है एक बैंक के द्वारा कैलकुलेट की जाती है ताकि हम लोग ये इंश्योर कर पाएँ एज अ बैंक कि जो इंडिविजुअल है वो लोन की रिपेमेंट करने के बाद एक मिनिमम नेट टेक होम सैलरी जो अपने साथ घर ले जा पाए। जैसे मान लो एक इंडिविजुअल की जो इनकम है दैट इज़ 10,000 रुपीज़, ठीक है, 10,000 रुपीज़ उसकी इनकम है और यहाँ पे उसकी जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन बन रही हैं वो बन रही हैं 7,000 रुपीज़ की, ठीक है। मतलब उसने इसी 7,000 में अपना रेंट भी पे कर दिया, उसके जो फूड के एक्सपेंसेस थे वो भी इसी के अंदर आ गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इसी के अंदर आ गया। अब हम लोग इस फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो के थ्रू ये इंश्योर करते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि वो सारे के सारी जो इनकम है उसको अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में ही जो है वो खत्म कर दे। तो इसीलिए फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो कैलकुलेट की जाती है। अब ये ध्यान में रखना है कि इट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर द सैलरीड इंडिविजुअल गाइस, ये कैच है यहाँ पे। कई बार एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो इनकम जो सैलरी अर्नर्स इंडिविजुअल्स हैं उन्हीं के लिए FOIR को जो है वो कैलकुलेट किया जाता है गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। After that, next is what is the primary function of direct selling agents in the banking industry? बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो ये DSAs रहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स रहते हैं, इनका प्राइमरी फंक्शन यहाँ पे पूछा गया है अभी। अब सबसे पहला ऑप्शन क्या है? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस टू कस्टमर्स, operating bank branches in remote areas, sourcing business for bank on a fee basis, offering investment services to high net worth individuals. So primary function क्या रहता है इन डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स का, यही यहाँ पे पूछा गया है अभी। So the right answer will be option number C, that is sourcing business for bank on a fee basis. अब देखिए ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स रहते हैं इनको फी बेस्ड इनकम के ऊपर जो हायर किया जाता है और इनका मेजर काम क्या रहता है कि भाई बैंक के लिए जो बिजनेस सोर्स करके लाए, मतलब लोन्स और क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है वो सोर्स करके लाना है इन डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स ने। जितना ज़्यादा ये सोर्स करके बिजनेस लाएंगे उतना ही ज़्यादा जो हो इनको इंसेंटिव या फिर इनको जो इनकम है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी बाय द बैंक गाइस। सो दीज आर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। अब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के केस में हम लोगों को अलग अलग तरह के इश्यूज भी देखने के लिए मिलते हैं बिकॉज दीज आर प्योरली फोकस्ड ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इनको कोई लेना देना नहीं है कि जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट और सर्विस उसकी नीड को
फुलफिल कर सकता है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग भी, उनका प्योर फोकस रहता है ऑन द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स गाइस। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के केस में एक और बात ध्यान में रखेंगे आप लोग कि यहाँ पे जो है वो रेप्यूटेशनल रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को जो है जब भी हायर किया जाएगा ऑन अ फी बेस्ड इनकम, तो कस्टमर को थोड़ी पता है कि इनको जो वो एक फी बेस्ड इनकम के ऊपर जो हायर किया गया है बैंक के द्वारा। अगर ये मान लेते हैं HDFC बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो ऑफर कर रहे हैं और वहाँ पे मिसलीड कर रहे हैं कस्टमर को, बता ही नहीं रहे हैं कि भाई आपको इसके ऊपर जो एनुअल फ़ी है वो वेव ऑफ की जा रही है जस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, अगले साल से एनुअल फ़ी ली जाएगी, बट ये चीज़ बताई ही नहीं कस्टमर को। अब अगर कस्टमर कल को डेट ट्रैप के अंदर फंसता है तो अल्टीमेटली जो रेपुटेशन है वो किसकी ख़राब होगी, HDFC बैंक की ख़राब होगी यहाँ पे। सो देयरफॉर रेपुटेशनल रिस्क इज इन्वॉल्व इन केस ऑफ दीज डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स मॉडल भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने हैं। नेशनल फाइनेंशियल स्विच अलाउज अ बैंक टू नेटवर्क इट्स ATMs सो दैट कस्टमर्स कैन विड्रॉ कैश फ्रॉम द ATM ऑफ देयर बैंक ओनली। Cash Tree and Infinite are the networking arrangements under National Financial Switch. Your options are one only, two only, both one and two, neither one nor two. So what should be the right answer here भी? The right answer will be option number C. तो देखिए यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है, तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच अलाउज अ बैंक टू नेटवर्क इट्स ATM, ठीक है, सो दैट कस्टमर कैन विड्रॉ कैश फ्रॉम ATM ऑफ देयर बैंक ओनली। नहीं भी, दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही बन जाएगा, नॉट ऑप्शन सी, क्योंकि नेशनल फाइनेंशियल स्विच इसका काम ही क्या है कि आप लोग जो है जैसे नेशनल फाइनेंशियल स्विच के थ्रू अगर आप लोग PNB बैंक के ATM से जो है वो विड्रॉ करना चाहते हैं फंड्स वगैरह को, और आप लोगों के पास जो डेबिट कार्ड है दैट इज ऑफ SBI बैंक, देन इट इज ओनली फिजिबल टू विड्रॉ द फंड्स फ्रॉम दिस PNB ATM मशीन विद द हेल्प ऑफ नेशनल फाइनेंशियल स्विच गाइज। सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन यहाँ पे। और सेकंड जो स्टेटमेंट बोल रही है दैट इज कैश ट्री एंड इन्फिनिट आर द नेटवर्किंग अरेंजमेंट्स अंडर नेशनल फाइनेंशियल स्विच, दिस स्टेटमेंट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट वन गाइज। सो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नॉट ऑप्शन सी भी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री आवास योजना आर करेक्ट। सो प्रधानमंत्री आवास योजना से भी बहुत बार एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो फ्रेम किए जाते हैं। अब सबसे पहली स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रही है द मैक्सिमम टेन्योर फॉर द सब्सिडी इज 10 years, interest subsidy for EWS category is 6.5%. So your options are one only, two only, both one and two, neither one nor two. What should be the right answer? The right answer will be option number B, that is two only. अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हमारा जो टेन्योर रहता है सब्सिडी का, जिस मैक्सिमम टेन्योर के लिए जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड की जाती है दैट इज नॉट 10 years भाई, इट इज 20 years guys. So this statement is the incorrect one. Next is interest subsidy for EWS category is 6.5%. This statement is the absolutely correct statement guys. अब ये EWS क्या है, यहाँ पे EWS stands for economically weaker section. तो देखिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है यहाँ पे जो बेनिफिशियरीज रहते हैं उनको सेग्रीगेट किया जाता है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर इनकम गाइज। जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप, ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप 1, लोअर इनकम ग्रुप 2, मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है, इस तरह से जो है वो हम लोग क्या कर पाते हैं, जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं उनको सेग्रीगेट कर देते हैं। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैटेगरी के इंडिविजुअल्स रहेंगे उनको मैक्सिमम जो इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी दैट विल बी 6.5%। दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमारे पास यहाँ पे भी। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन गाइस। नेक्स्ट इज डैश पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द PMS सजेस्टिंग इन्वेस्टमेंट आइडियाज वाइल इन्वेस्टर मेक्स द फाइनल डिसीजन एंड टाइमिंग भी। तो अलग अलग तरह की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब कौन से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है वो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब एक एक करके इन चारों को डिस्कस करते हैं। पहले देखिए एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, जहाँ पे जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो कोशिश करता है कि जो मार्केट इंडिसेस हैं उनसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो फैच की जाए विद द पोर्टफोलियो गाइस, मतलब पोर्टफोलियो के थ्रू ज़्यादा रिटर्न फैच की जाए इन कंपैरिजन टू द मार्केट इंडिसेस, इसको बोलते हैं एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट।
पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो ये कोशिश करता है कि जो मार्केट इंडिसेस के थ्रू रिटर्न आ रही है उसी को मैच करती हुई रिटर्न जो फैच करनी है फ्रॉम द पोर्टफोलियो। थर्ड वन इज द डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो ये कोशिश करता है कि भाई मैक्सिमम रिटर्न जो है वो मार्केट से फैच की जा सके विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टफोलियो, और वो यहाँ पे एक्टिवली बाय और सेल करता रहता है सिक्योरिटीज को इन द पोर्टफोलियो गाइस, ठीक है। सो दिस इज डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, जहाँ पे जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो जस्ट एडवाइज करता है टू द इन्वेस्टर कि आप इस सिक्योरिटी को अपने इस पोर्टफोलियो में से निकाल लीजिए, इस सिक्योरिटी को एड ऑन कर लीजिए, अभी इन्वेस्टमेंट इसी पोर्टफोलियो के अंदर रखे छोड़िए और अभी जो इन्वेस्टमेंट को निकाल लीजिए। वो सिर्फ एडवाइज करता है, बाकी जो फाइनल डिसीजन रहता है वो किसका रहता है, यहाँ पे इन्वेस्टर का रहता है गाइस। सो इसको हम लोग एडवाइजरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी बोल देते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पीएमएस सजेस्टिंग द इन्वेस्टमेंट आइडिया, सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट के आइडियाज देगा, एडवाइजरी नेचर का रहता है गाइस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग को लेंडिंग बाय बैंक एंड एनबीएफसी आर नॉट करेक्ट। अब को लेंडिंग मॉडल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है बैंक और एनबीएफसी जहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है दैट इज को लेंडिंग एम्स टू एनहांस द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ऑप्शन बी क्या बोल रही है, ऑल रजिस्टर्ड एनबीएफसीज आर एलिजिबल काउंटर पार्ट्स in the co-lending model. Banks and NBFCs are required to formulate board approved policies for co-lending. The bank contribution in co-lending should be a minimum of 80% with a maximum direct exposure of 20% guys. So not correct statement यहाँ पे आप लोगों से पूछी गई है, what should be the right answer? The right answer will be option number D. Not correct statement यहाँ पे पूछी गई। तो देखिए को लेंडिंग मॉडल क्या होता है, को लेंडिंग मॉडल के अंदर बैंक और जो एनबीएफसीज हैं ये मिल करके जो है वो लेंडिंग करते हैं भी, और इस को लेंडिंग मॉडल को लॉन्च करने का बेसिक पर्पस क्या था कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वहाँ तक फंड्स को जो है वो पहुँचाया जा सके, फंड्स का क्रेडिट का जो फ्लो है वो वहाँ तक पहुँचाया जा सके। अब इस को लेंडिंग मॉडल के अंदर जो बैंक्स हैं उनके द्वारा जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की जा सकती है दैट कैन बी 80%, जबकि जो एनबीएफसी है उनको मिनिमम 20% की जो कंट्रीब्यूशन है वो करनी पड़ेगी। जैसे 100 रुपये का अगर लोन दिया जा रहा है तो बैंक मैक्सिमम 80 रुपये दे पाएंगे, और मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द एनबीएफसीज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के एंड से दैट विल बी 20 रुपीज़ गाइस, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी बार बार आप लोगों को एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो किसी ना किसी फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, ठीक है। After that, next question is what is the income limit for the eligibility criteria under सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। भाई अब देखिए सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे जो है वो पूछा गया है। 2.5 लाख रुपीज़ पर ईयर, 4.5 लाख रुपीज़ पर ईयर, 6.5 लाख रुपीज़ पर ईयर, 8.5 लाख रुपीज़ पर ईयर। सो द राइट आंसर here विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज 4.5 लाख रुपीज़ पर ईयर। अब ये सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम क्या है, तो देखिए जब भी हम लोग एजुकेशन लोन की बात करते हैं तो एजुकेशन लोन के अंदर अगर मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम के अंदर एक इंडिविजुअल ने जो है वो एजुकेशन लोन लेना है फॉर परस्यूइंग अ प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स फ्रॉम इंडिया, तो उसको जो है वो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के थ्रू फुल इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। और कौन एलिजिबल होगा, EWS कैटेगरी के इंडिविजुअल्स विल बी एलिजिबल, और हु विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ EWS, जिनकी जो फैमिली या फिर पेरेंटल इनकम है दैट इज लेस देन 4.5 लाख रुपीज per year guys. I hope this thing is clear now. So option B will be the right one here. Next is which of the following statements are correct regarding sovereign gold bond. अब भी sovereign gold bond के regarding यहाँ पे statements दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स एज वेल एज कैपिटल गेन्स आर एग्जेम्प्टेड। द मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट फॉर इंडिविजुअल इज 4 किलोग्राम। The bond is issued by Reserve Bank of India on the behalf of Government of India. So your options are 1 and 3, 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 2 and 3 only. अब देखिए जो sovereign gold bonds हैं इनके केस में जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज टैक्सेबल इन नेचर गाइस। हाँ कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन जो है वो दे दी जाएगी
अगर आप लोग सोवरन गोल्ड बॉन्ड को होल्ड करके रखते हैं टिल मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड तक अगर आप लोग जो है सोवरन गोल्ड बॉन्ड को होल्ड करके रखते हैं तो आप लोगों से जो कैपिटल गेन टैक्स है वो नहीं लिया जाएगा। अब मैच्योरिटी कितनी रहती है यहाँ पे भी, तो देखिए सोवरन गोल्ड बॉन्ड के केस में 8 ईयर्स इज द मैच्योरिटी पीरियड गाइस, और 5 साल के बाद आप लोग जो है इनको लिक्विडेट कर सकते हैं। बट हाँ, कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन तभी मिलेगी अगर आप लोग 8 साल तक इनको जो होल्ड करके रखते हैं बिफोर देयर ट्रांसफर गाइस, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन भी। द मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट फॉर इंडिविजुअल इज 4 किलोग्राम। देखिए मैक्सिमम जो इंडिविजुअल है वो 4 किलोग्राम के सोवरन गोल्ड बॉन्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं गाइस। और इसके अलावा अगर हम लोग ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट के द्वारा मैक्सिमम 20 kg के सोवरन गोल्ड बॉन्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो की जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द बॉन्ड इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सही बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो इशू किए जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी। सो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे जो हो बिल्कुल सही हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट इज which of the following statements are correct regarding equity linked saving scheme। equity linked saving scheme जिसको हम लोग ELSS भी बोल देते हैं, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सो ELSS is a type of mutual fund that offers tax benefits under section 80C of the income tax act। ELSS investments come with a lock-in period of 3 years। ELSS primarily invest in fixed income securities। Your options are 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only. What should be the right answer? The right answer will be option number A, that is 1 and 2 only। अब देखिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स जो हैं वो क्या है एक्चुअल में, इट इज़ अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जो कि टैक्स बेनिफिट ऑफर करते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनका जो लॉक इन पीरियड रहता है वो 3 साल का हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। अब ELSS प्राइमरली इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज नहीं गाइज, ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर नहीं भी मिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है जब भी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट की जाती है इन द म्यूचुअल फंड्स। और ये सिर्फ इकलौती ऐसी स्कीम है जिसके अंदर टैक्स बेनिफिट जो है प्रोवाइड किए जाते हैं अगर आप लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर अभी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं PMJJBY गाइस। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना है आप लोगों ने। 3 स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने हैं। पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50 ईयर्स। प्रीमियम, द एनुअल प्रीमियम इज 436 रुपीज पर मेंबर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवरेज फॉर डेथ गाइस। सो योर ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is all of the above। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर हु कैन बी द एलिजिबल बेनिफिशियरीज भाई, तो जिनकी एज 18 से 50 साल के बीच में है। कितना प्रीमियम यहाँ पे रहता है गाइस, 436 रुपीज पर मेंबर जो एनुअल प्रीमियम देखने के लिए मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो कवरेज है वो प्रोवाइड की जाती है फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से आप लोगों की अगर डेथ होती है तो वहाँ पे आप लोगों को जो है कवरेज प्रोवाइड की जाती है अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। Next is which of the following statements is incorrect regarding tax benefits associated with a home loan guys। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों से पूछी गई है, ये भी ध्यान में रखना है भाई। करेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ट्रू पूछ रहे हैं या फिर फॉल्स पूछ रहे हैं। सो योर ऑप्शंस आर टैक्स डिडक्शन ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अंडर सेक्शन 24B। टैक्स डिडक्शन ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट इज अंडर सेक्शन 80C। Tax deduction for the first time home buyers is under section 24EE guys। So incorrect statement आप लोगों से यहाँ पे पूछी जा रही है, what should be the right answer? The right answer will be option number D, that is all are the correct। यहाँ पे ये बोल रहा है। तो देखिए पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है कि टैक्स डिडक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अंडर सेक्शन 24B guys। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टैक्स डिडक्शन ऑन द प्रिंसिपल रीपेमेंट इज अंडर सेक्शन 80C, बिल्कुल सही बात है। टैक्स डिडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर इज अंडर सेक्शन
24E, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट भी। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, ऑल आर दी करेक्ट वन। तो हमारी चारों की चारों जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। बट यहाँ पे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द टैक्स बेनिफिट एसोसिएटेड विद अ होम लोन गाइस। तो इनकरेक्ट तो यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी। तो यहाँ पे इनकरेक्ट की बजाय आप लोग क्या कर लेंगे गाइस, यू विल मेक दिस करेक्शन हेयर गाइस, ठीक है। इनकरेक्ट के बजाय आप लोग यहाँ पे जो करेक्ट कर लेंगे, देन ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हेयर भी, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, दैट इज व्हाट इज अ सिंकिंग फंड भी। अब देखिए सिंकिंग फंड क्या है, इट इज अ फंड फॉर डेली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, अ फंड यूज्ड फॉर चैरिटेबल डोनेशंस, अ फंड एस्टेब्लिश्ड टू अकमुलेट मनी फॉर द फ्यूचर ऑब्लिगेशन और गोल्स, अ फंड फॉर स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तो सिंकिंग फंड का डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है। So what should be the right answer here भाई? The right answer will be option number C, that is a fund established to accumulate money for the future financial obligation। अब देखिए गाइज, हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी की एक हम लोगों को जो है वो यूजफुल लाइफ देखने के लिए मिलती है, एक पर्टिकुलर यूजफुल लाइफ देखने के लिए मिलती है। जिस पर्टिकुलर टेन्योर के बाद उसको यूज नहीं किया जाता है, दैट विल बी डिक्लेयर्ड अनसेफ फॉर यूज। अब जैसे मान लो एक प्रॉपर्टी, उसकी जो लाइफ है अगर हम लोगों को 25 साल देखने के लिए मिल रही है, 25 ईयर्स इज द यूजफुल लाइफ ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो 25 साल के बाद या तो उस प्रॉपर्टी को डिसमेंटल करना पड़ेगा या फिर जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, रेनोवेशन करनी पड़ेगी। तो उस टाइम के ऊपर जो खर्चा होगा, उस खर्चे को अभी से इकट्ठा कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सिंकिंग फंड। मतलब जहाँ पे एक फंड एस्टेब्लिश किया जाता है टू अकोमुलेट मनी फॉर द फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और गोल्स गाइज। आई होप नाउ दिस सिंकिंग फंड इज क्लियर टू यू ऑल। सिंकिंग फंड, कई बार क्या होता है कि एस्पिरेंट सिंकिंग नाम से इसको एज्यूम कर लेते हैं कि भी डूबता हुआ पैसा, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है गाइज। सिंकिंग फंड का पर्पज क्या है, टू अकोमुलेट फंड्स फॉर द फ्यूचर, जो कि हम लोगों को जो खर्चा करना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर जब इसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी भी, ठीक है। After that, next question is the net income of an organization is rupees 50 crore and its average total assets are worth rupees 500 crore. So calculate return on asset of the organization. Return on asset कैलकुलेट करना है आप लोगों को। तो देखिए गाइज, अगर आप लोगों को रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला पता है तो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल जो है वो इजी टास्क रहने वाला है। योर ऑप्शंस आर 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 गाइज। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए रिटर्न ऑन एसेट जो हम लोग कैसे निकाल पाते हैं, रिटर्न ऑन एसेट इज कैलकुलेटेड बाय नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। तो दोनों की दोनों वैल्यूज आप लोगों के पास गिवन है, सिंपली इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट ऑन कर लेंगे, देन यू विल बी गेटिंग द रिटर्न ऑन एसेट वैल्यू गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर भी। नेक्स्ट इज which of the following is not a component of Maslow need hierarchy theory? Maslow need hierarchy theory गाइज एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप लोगों को हर बार एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेगा। एंड इस बार जो मई 2026 साइकिल के अंदर एग्जामिनेशन होने वाला है वहां पे भी आप लोगों को 110% यहाँ से जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलने वाला है अभी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ Maslow need hierarchy theory। योर ऑप्शंस आर एस्टीम नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड या फिर इंटेलेक्चुअल नीड गाइज। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंटेलेक्चुअल नीड भी। तो देखिए मेस्लो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुए जिनके द्वारा 5 तरह की नीड को बताया गया। उनकी जो थ्योरी दी गई उसको हम लोग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर मेस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के नाम से मेंशन होगा अभी। तो 5 नीड्स इन्होंने बताई, कौन कौन सी हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल नीड इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। अब ये जो नीड्स हैं इनको आप लोगों को इसी सीक्वेंस के अंदर जो ध्यान में रखना है गाइस, जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने बात की फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है ये हमारी जो है वो लोएस्ट लेवल ऑफ नीड रहती है, जो कि हमारी बेसिक नीड्स रहती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। आफ्टर दैट सेफ्टी नीड क्या हो जाएगी? जब भी हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान इंश्योर कर लेंगे देन वी विल बी सीकिंग फॉर अ सिक्योरिटी इन आवर लाइफ, मतलब हम लोग एक सेफ जॉब जो हो चाहेंगे अपनी लाइफ के अंदर, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ सेफ्टी नीड। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द सोशल नीड भी।
अब देखिए सोशल नीड का मतलब क्या है गाइस। सोशल नीड के अंदर जहाँ पे भी हमारे जो लव्ड वंस हैं उनके साथ हम लोग जो है वो अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ सोशल नीड्स। नेक्स्ट वन इज द एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब क्या है कि भी हम लोगों ने जिस भी सोसाइटी के अंदर हम लोग रहे हैं उस सोसाइटी के अंदर हम लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए हम लोगों को जो है रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, दैट विल बी द पार्ट ऑफ एस्टीम नीड्स। टॉप मोस्ट लेवल ऑफ नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जहाँ पे हम लोग जो अपना अल्टीमेट पर्पज है लाइफ का उसको जो है वो फुलफिल करना चाहते हैं भी। सो ये पांचों की पांचों नीड्स आप लोगों को ध्यान में रखनी है और इसी सीक्वेंस में ध्यान में रखनी है गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्मॉल अकाउंट्स। स्मॉल अकाउंट के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं अभी। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, द एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर शेल नॉट एक्सीड ₹1,00,000। Foreign remittances can be credited to small account without KYC. Small account are valid for a period of 12 months initially, या फिर बोथ ए एंड सी। सो करेक्ट पूछा गया है, स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पे भी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वन एंड ए एंड सी ओनली भी। अब देखिए स्मॉल अकाउंट गाइज कब ओपन अप किए जाएंगे, जब भी इंडिविजुअल के पास जो केवाईसी गाइडलाइंस रहती हैं उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते, उस केस के अंदर उनका स्मॉल अकाउंट ओपन अप किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे स्मॉल अकाउंट हैं इनके अंदर जो क्रेडिट रहेगा इन अ फाइनेंशियल ईयर उसकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इनका जो इनिशियल वैलिडिटी पीरियड है वो 12 मंथ रहता है, बट इसको और 12 महीने के लिए जो एक्सटेंड किया जा सकता है अगर जो इंडिविजुअल है ये प्रूफ सबमिट कर दे कि उसने जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हैं विच आर रिक्वायर्ड एज पर द केवाईसी गाइडलाइंस उनके लिए जो अप्लाई कर रखा है, तो इनको और 12 महीने के लिए जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है इन स्मॉल अकाउंट्स की जो वैलिडिटी है उसको। अब फॉरेन रेमिटेंस तो क्रेडिट ही नहीं किए जा सकते इन द स्मॉल अकाउंट्स गाइस, सो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा जो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आप लोगों को हर बार एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेगा भी। नेक्स्ट इज क्रेडिट स्कोर वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 100 to 500, 200 to 800, 300 to 900 या फिर 500 to 1000 भी। अब देखिए क्रेडिट स्कोर जो है वो इसका यूज किया जाता है टू असेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर। क्रेडिट स्कोर को जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो है वो क्रेडिट स्कोर जनरेट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पेमेंट हिस्ट्री ऑफ द कस्टमर, कि कोई कस्टमर है उसने अगर कोई लोन या फिर कोई डेट ले रखा था तो क्या उसकी टाइम बाउंड मैनर में पेमेंट कर रखी है या फिर नहीं कर रखी है, क्या वो डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर रखा है, इस तरह के, या फिर उसने क्रेडिट की जो यूटिलाइजेशन है वो कैसे कर रखी है। जैसे उसने अगर क्रेडिट कार्ड उसके पास था 10,000 की लिमिट थी तो क्या उसने 10,000 ही यूज़ किया या फिर 10,000 यूज़ करने के बाद और 20,000 उसने जो रिक्वेस्ट किए हैं फॉर द क्रेडिट। तो इन मल्टीपल पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर क्रेडिट स्कोर को जनरेट किया जाता है। अब क्रेडिट स्कोर की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है, सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 300 to 900 गाइस, ठीक है। तो 300 से 900 के बीच में जो क्रेडिट स्कोर रेंज करता है और 700 से ऊपर अगर हम लोगों को जो क्रेडिट स्कोर है उसकी वैल्यू अगर देखने के लिए मिलती है तो जनरली इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड क्रेडिट स्कोर गाइस। बाकी गुड क्रेडिट स्कोर क्या होगा, बैड क्रेडिट स्कोर क्या होगा, इट विल डिपेंड अपॉन बैंक पॉलिसी गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज if the principal amount or interest payment is overdue for a period of 31 to 60 days, the account will be categorized as SMA0, SMA1, SMA2 या फिर SMA3 guys. What should be the right answer here भी? The right answer will be option number B, that is SMA1. अब देखिए SMA का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए। SMA यहाँ पे बोला जा रहा है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स को गाइज। तो देखिए जब भी आप लोगों के लोन अकाउंट्स के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट या फिर किसी और तरह का अमाउंट ओवरड्यू रहता है, चाहे वो पार्शियली है चाहे वो कंप्लीटली ओवरड्यू है, और अगर वो ओवरड्यू रहता है फॉर फर्स्ट 30 डेज तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, SMA0 कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। अगर 31 to 60 डेज के लिए वो ओवरड्यू रहता है तो उसको SMA1 कैटेगरी में डाल देंगे। अगर 61 to 90 डेज तक वो अमाउंट ओवरड्यू रहता है तो उसको SMA2 कैटेगरी में डाल देंगे। और अगर 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू रहता है फिर उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी के अंदर जो है वो डाल देंगे गाइस। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है अभी रिगार्डिंग स्पेशल मेंशन अकाउंट एज वेल एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी। नेक्स्ट इज customers with income between 50 lakh per annum to 400 lakh per annum are part of which customer segment। अब देखिए गाइज कस्टमर्स को जो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम।
तो यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया कि भाई अगर कस्टमर की जो इनकम है वो 50 लाख से 400 लाख पर एनम के बीच में है तो किस कस्टमर सेगमेंट का वो पार्ट बनने वाला है। ऑप्शंस आर मास एफ्लुएंट, सुपर एफ्लुएंट, मास मार्केट या फिर हाई नेटवर्थ कस्टमर सेगमेंट। गाइस व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुपर एफ्लुएंट। अब देखिए गाइस, जिन भी कस्टमर्स की इनकम 2 से 10 लाख रुपए पर एनम के बीच में है उनको हम लोग मास मार्केट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मानते हैं। 10 से 50 लाख रुपए पर एनम जिनकी इनकम है उनको हम लोग जो मास एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मान लेंगे। 50 से 400 लाख के बीच में जिनकी इनकम है उनको हम लोग जो सुपर एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मान लेंगे। इसी तरह से इनकम के बेसिस के ऊपर जो है वो हम लोग कस्टमर्स को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे कस्टमर सेगमेंट्स हो जाते हैं। अब 400 से 4000 लाख पर एनम जिस कस्टमर की इनकम है उनको हम लोग जो हाई नेटवर्थ कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मान लेंगे। तो ये कस्टमर सेगमेंट से भी बार बार एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो फ्रेम किया जाता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, तो उन स्टेजेस को अरेंज करना है आप लोगों ने। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? आइडिया जनरेशन, उसके बाद कंसेप्ट टेस्टिंग, फिर आइडिया स्क्रीनिंग, फिर बिजनेस एनालिसिस, फिर टेस्ट मार्केटिंग। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? आइडिया स्क्रीनिंग, आइडिया जनरेशन, कंसेप्ट टेस्टिंग, बिजनेस एनालिसिस, फिर टेस्ट मार्केटिंग। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट टेस्टिंग, बिजनेस एनालिसिस, फिर टेस्ट मार्केटिंग। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? पहले टेस्ट मार्केटिंग होगी, फिर आइडिया को स्क्रीन किया जाएगा, फिर आइडिया जनरेट होगा, फिर कंसेप्ट टेस्टिंग होगी और फाइनली जो है बिजनेस एनालिसिस होगा। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए भाई सबसे पहले आइडिया जो जनरेट किया जाएगा। आइडिया जनरेट कैसे होगा? मार्केट सर्वे करके या फिर कस्टमर्स के थ्रू एक नया आइडिया जनरेट होगा या फिर जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी नया आइडिया जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। अब आइडिया जनरेट हो गया, उस आइडिया की स्क्रीनिंग की जाएगी कि भाई क्या हम लोगों को जो एक नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर ही कोई मॉडिफिकेशन कर ले। और अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो क्या एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा या फिर एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही नया प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं आइडिया स्क्रीनिंग। उसके बाद नेक्स्ट इज द कंसेप्ट टेस्टिंग। कंसेप्ट टेस्टिंग के अंदर क्या होगा कि हम लोग एक सिलेक्टेड कस्टमर सेगमेंट को जो है वो पूछेंगे कि भाई अगर इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें तो विल दिस प्रोडक्ट बी अट्रैक्टिव इनफ फॉर द कस्टमर्स, उसको बोल देंगे कंसेप्ट टेस्टिंग। नेक्स्ट स्टेज इज बिजनेस एनालिसिस, जहां पे हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि अगर नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो क्या हमारा जो मार्केट शेयर है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हमारा जो ग्रोथ रेट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दिस विल बी द पार्ट ऑफ बिजनेस एनालिसिस एंड फाइनली विल बी द टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग के अंदर क्या होगा? हम लोग एक सेलेक्टेड कस्टमर्स ग्रुप को जो है वो प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए देंगे, उनसे फीडबैक ली जाएगी, उस फीडबैक को इनकलकेट करेंगे और फाइनली जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा इन द टारगेट मार्केट गाइस। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है अभी। After that, next question is what is the time period for declaring any asset as short-term capital asset in case of immovable properties? अब देखिए हम लोगों को कैपिटल एसेट जो है वो 2 तरह के देखने के लिए मिलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब किस कैपिटल एसेट को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे और किस एसेट को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे, ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड क्या है कि कितने पीरियड के लिए आप लोग जो कैपिटल एसेट को होल्ड करके रख रहे हैं बिफोर इट्स इमीडिएट डेट ऑफ ट्रांसफर गाइस। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कब बोला जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो होल्डिंग पीरियड है वो कितना देखने के लिए मिलता है फॉर डिक्लेयरिंग दैट प्रॉपर्टी एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, 12 मंथ, 20 मंथ, 24 मंथ या फिर 36 मंथ भाई। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 24 मंथ। मतलब अगर आप लोग जो है 24 मंथ के पीरियड के लिए एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे किसी फ्लैट को अगर आप लोगों ने जो है वो 2020 के अंदर जो वो आप लोगों के पास उसकी ओनरशिप आई, आपने उसको जो है वो सेल आउट कर दिया 2021 के अंदर, तो मतलब लेस देन 24 मंथ्स के अंदर आप लोगों ने उसको जो सेल आउट कर दिया, तो उस केस में जो आप लोगों के पास वहाँ पे जो फंड रेज करेंगे आप लोग उस प्रॉपर्टी को सेल करने से, उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे जिसको सेल आउट किया? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोल देंगे गाइज। और अगर 24 महीने से ज़्यादा है तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बट दिस इज ओनली इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसी तरह से अलग अलग एसेट्स के केस में हम लोगों को ये जो टाइम ड्यूरेशन है ऑफ द होल्डिंग पीरियड ये वेरी होता हुआ देखने के लिए मिलता है गाइज, ठीक है।
आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइट लेबल एटीएम्स आर। अब वाइट लेबल एटीएम्स के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सो दीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, owned and operated by non-bank entities, owned and operated by scheduled commercial banks. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is these are owned and operated by non-bank entities. अब देखिए भाई वाइट लेबल एटीएम्स ऐसे एटीएम्स हैं जिनके ऊपर किसी भी बैंक का आप लोगों को लोगो फर्स्ट ऑफ ऑल देखने के लिए नहीं मिलेगा। इनको सेटअप किया जाता है और ओन किया जाता है बाय द नॉन बैंक एंटिटीज, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर बोल देते हैं। अब अगर वाइट लेबल एटीएम्स का एग्जांपल हम लोग देखें तो इंडिकैश इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइट लेबल एटीएम्स गाइस, ठीक है। इंडिकैश जो हमारा एटीएम है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ वाइट लेबल एटीएम्स, और इनको जो है वो ओन किया जाता है बाय द टाटा कम्युनिकेशन गाइस। सो ये हम लोगों ने बात कर ली वाइट लेबल एटीएम्स के बारे में। ये भी एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट इन द प्रीवियस फ्यू साइकिल्स गाइस। सो ये हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया अंडर आर 50 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज भाई, जहां पे हम लोगों ने आज पार्ट 1 के अंदर इन 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग जो है वो गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, तो जो कोर्सेज मैंने आप लोगों को बिगनिंग ऑफ दिस सेशन में बताए थे, उन कोर्सेज के लिए आप लोगों को edutap.in की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है, जहां जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे आफ्टर क्लिकिंग ऑन द कोर्सेज टैब। अब जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सुपर क्रैश कोर्स के बारे में। अब देखिए सुपर क्रैश कोर्स के थ्रू आप लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे फॉर ऑल दी मॉड्यूल्स ऑफ आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। रिवीजन पर्पज़ के लिए आप लोगों को यहाँ पे जो कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएँ उसके लिए आप लोगों को जो है वो सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यहाँ पे आप लोग सुपर क्रैश कोर्स के अंदर जस्ट 15 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने जो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हैं उन इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को इंडिविजुअल वीडियोज़ के थ्रू कवर करना है, मतलब 5 मॉड्यूल्स को 5 वीडियोज़ के थ्रू कवर करना है, तो आप लोग बैंकर कैप्सूल कोर्स में खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे आप लोगों को इन कंसेप्ट क्लासेस के अलावा रिवीजन पर्पज़ के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएँ इसके लिए सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस बैंकर कैप्सूल कोर्स एज वेल। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब आप लोगों को सिर्फ इवैल्यूएशन करनी है, तो सिंपली टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को मई 2023 से नवंबर 2025 तक के सॉल्व PYQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोग चैप्टर्स के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश कर पाएँ इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और आप लोग जो है एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएँ उसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर JIB प्रिपरेशन गाइज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। सो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें भी। थैंक यू।